नमस्कार। आज हम एक एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे भैरवपुर की कहानी है हम्म। और ये जुड़ी है मतलब पुनर्जन्म से और एक पुरानी हवेली के कुछ रहस्यों से। अच्छा, पुनर्जन्म और रहस्यमयी हवेली, ये तो सुनने में ही काफी रोचक लग रहा है। हाँ बिल्कुल। हमें जो मटेरियल मिला है उसका टाइटल है एक डरावनी पुनर्जन्म की कहानी, कमला की वापसी। अब ये टाइटल तो है पर इसके पीछे कई परतें हैं। टाइटल तो अक्सर ऐसे ही होते हैं, ध्यान खींचने वाले। असल कहानी में देखना होगा क्या है। सही कहा। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। सोचिए भैरवपुर नाम का एक कस्बा है और वहां एक पुरानी सी थोड़ी वीरान सी दिखने वाली हवेली है, कृष्णा हवेली। कृष्णा हवेली, ठीक है। तो वहां के जो लोग हैं ना, उनके बीच इस हवेली को लेकर बहुत सी बातें हैं। अच्छा, क्या कहते हैं लोग? वो कहते हैं कि रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। आवाजें? कैसी आवाजें? जैसे किसी लड़की के रोने की, सिसकने की। कभी लगता है कोई चल रहा है खाली कमरों में। अच्छा। और कभी कभी तो पायल की छनक भी सुनाई देती है। ओह, तो मतलब भूत प्रेत वाली बात। हाँ, आमतौर पर लोग यही मानते हैं कि कोई आत्मा है वहां जो भटक रही है। हम्म। और इस कहानी में ना, एक तरफ तो 100 साल पुरानी एक एक दुखद घटना है हम्म। और दूसरी तरफ आज के जमाने की एक लड़की। और इन दोनों का कोई कनेक्शन? हाँ, वही तो। उसका उस पुराने हादसे से एक अनजाना सा गहरा रिश्ता बन जाता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी कहानी कैसे पुनर्जन्म, अधूरी इच्छाओं और अतीत के धागों को जोड़ती है, मतलब जैसा ये कहानी बताती है। ठीक है, ये दिलचस्प लग रहा है। देखते हैं ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है करीब 100 साल पहले। 100 साल पहले, यानी 1920s के आसपास। जी हाँ बिल्कुल, साल 1925 की बात है ये। उस वक्त कृष्णा हवेली ऐसी वीरान नहीं थी, वो आबाद थी। अच्छा। वहां कमला नाम की एक लड़की रहती थी, बहुत खूबसूरत। स्रोत में लिखा है गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल। उसके पिता हवेली के मालिक थे और कमला मतलब उस घर की जान थी, रौनक थी हवेली की। तो एक खुशहाल माहौल था शुरुआत में, एक सुंदर लड़की, बड़ी हवेली। हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये खुशी ज्यादा टिक नहीं पाई। क्यों, क्या हुआ? कहानी के मुताबिक एक रात हवेली में भयानक आग लग गई ओह, और उस आग में कमला की मौत हो गई। बहुत दर्दनाक। ये तो बहुत दुखद है। हाँ, पर बात यही खत्म नहीं हुई। ये घटना एक रहस्य बन गई भैरवपुर में। रहस्य? आग लगना तो हादसा भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं मानते थे। दबी जुबान में ये बातें होती थीं कि शायद ये सिर्फ हादसा नहीं था। तो फिर क्या मतलब? शक था कि शायद कमला की हत्या की गई थी और फिर सबूत मिटाने के लिए हवेली में आग लगा दी। हत्या? ये तो बहुत बहुत गंभीर बात है। क्या स्रोत में कुछ है कि ऐसा शक क्यों था? कोई वजह, कोई संदिग्ध? नहीं, स्रोत इस पर ज्यादा डिटेल नहीं देता। बस ये बताता है कि ये शक लोगों के मन में सालों तक रहा, पर कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। तो बस एक अनसुलझा रहस्य बन गया। और इसी वजह से हवेली और भी डरावनी लगने लगी होगी। बिल्कुल। कहते हैं कि कमला की वो आखिरी चीखें, वो दर्द आज भी उस हवेली की दीवारों में गूंजता है, जैसे वो इंसाफ मांग रही हो या अपनी अधूरी कहानी बताना चाहती हो। तो ये है कहानी की पृष्ठभूमि। एक रहस्यमयी मौत, शक और एक एक कथित तौर पर भटकती आत्मा। हाँ बिल्कुल। ये अपने आप में एक कहानी है, लेकिन अभी जुड़ती है आज के समय से। अच्छा, वो कैसे? अब कहानी आती है सीधे साल 2023 में। एक परिवार है, शहर से आता है भैरवपुर रहने, शांति की तलाश में। ठीक है। उस परिवार में उनकी 22 साल की बेटी है, अनामिका, शांत सी आजकल की लड़की। अनामिका, ओके। तो जैसे ये लोग भैरवपुर की सीमा में घुसते हैं, कुछ अजीब होने लगता है। क्या अजीब? अनामिका वो अचानक से बेचैन होने लगती है। उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है, एक खिंचाव सा। उसे खुद समझ नहीं आता कि क्यों। नई जगह आने की वजह से भी हो सकता है। हाँ, शायद उसके माँ बाप ने भी यही सोचा होगा कि सफर की थकान है या नई जगह है। पर जब उनकी गाड़ी कृष्णा हवेली के पास से गुजरती है, हाँ, तब क्या होता है? तब कुछ ऐसा होता है जो सबको चौंका देता है। अनामिका हवेली को देखती है और एकदम एकदम कांपती हुई आवाज में कहती है, पापा, ये जगह तो मैं जानती हूँ। मैं यहाँ रह चुकी हूँ। क्या? एक 22 साल की लड़की जो पहली बार आई है
वो कह रही है कि वो उस वीरान हवेली में रह चुकी है। हाँ, ये तो मतलब किसी के भी होश उड़ा दे। परिवार ने क्या सोचा? हैरान रह गए। पहले तो मजाक समझा या सोचा बेटी कल्पना ज्यादा कर रही है, बात टाल दी। लेकिन अनामिका की हालत ठीक नहीं हुई, बल्कि भैरवपुर पहुंचने के बाद और बिगड़ गई। बेचैनी बढ़ गई, रातों को सो नहीं पाती थी। अच्छा। और अक्सर नींद में बड़बड़ाती थी और कभी-कभी मोहन नाम पुकारते हुए रो पड़ती थी। मोहन, ये नाम ये पहले आया है कहानी में? नहीं, अभी तक नहीं, ये पहली बार आता है। अच्छा, मोहन। और नींद में रोना, बेचैनी, एक खास जगह से जुड़ाव, ये सब चीजें ये किसी गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा कर रही हैं। शायद मनोवैज्ञानिक, या जैसा कहानी बता रही है शायद कुछ और। हाँ, यहाँ पर ये जो पिछले जन्म की यादों वाली बात है वो सामने आती दिख रही है। कैसे उसकी सारी बेचैनी सिर्फ एक जगह, कृष्णा हवेली से जुड़ी है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और ये बात सिर्फ घर तक नहीं रही, गांव में भी कुछ लोगों को पता चला। माँ बाप भी परेशान थे। उन्हें लगा शायद कोई वहम बैठ गया है अनामिका के मन में हवेली को लेकर। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि शायद हवेली को पास से देखने पर उसका डर निकल जाए, तो कुछ गांव वालों के साथ वो अनामिका को कृष्णा हवेली ले जाने का फैसला करते हैं। हिम्मत का काम था वैसे, उस बदनाम हवेली में जाना। हाँ, मकसद तो डर भगाना था, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उल्टा मतलब? जैसे ही अनामिका ने हवेली के अंदर कदम रखा, उसका डर तो गायब हो गया। अच्छा। हाँ, पर उसकी जगह एक अजीब सी पहचान की भावना आ गई। हाँ। वो डरी हुई नहीं थी, बल्कि हैरान थी, खोई खोई सी। हवेली को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसे जानती हो। और फिर उसने जो कहा, उसने सबको सन्न कर दिया। क्या कहा उसने? वो हवेली के एक खास कमरे की तरफ गई, फिर उस कमरे की एक खिड़की की तरफ इशारा करके कांपती आवाज में बोली, ये कमरा, हाँ यही कमरा है, और वो खिड़की, यहीं से मुझे धक्का दिया गया था। क्या कहा? मुझे धक्का दिया गया था? ये तो वही 100 साल पुरानी बात हो गई जो शक था कि वो हत्या थी। हाँ, एक लड़की जो पहली बार आई है वो ये कैसे कह सकती है? ये तो अब यकीन करना मुश्किल है। मुश्किल तो था ही। सब लोग हक्के बक्के रह गए। तभी किसी की नजर दीवार पर टंगी कुछ पुरानी तस्वीरों पर पड़ी। धूल जमी हुई थी उन पर। तस्वीरें? किसकी? कमला की, जो 100 साल पहले वहां रहती थी। और फिर सबने अनामिका के चेहरे को देखा और फिर तस्वीरों को, और उनके रोंगटे खड़े हो गए। स्रोत कहता है कि अनामिका का चेहरा, उसकी आंखें, नाक, नक्श बिल्कुल कमला जैसे थे, हूबहू, जैसे वो कमला की परछाई हो। बाप रे, चेहरे की इतनी समानता, उस जगह की पहचान, कमरे की पहचान, और फिर मौत का वही तरीका बताना, धक्का दिया गया था जैसा शक था। ये तो पुनर्जन्म वाली बात को बहुत मजबूत कर देता है। हाँ, इसे सिर्फ इत्तेफाक कहना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल, कहानी यहाँ पर अतीत और वर्तमान को एकदम सीधे सीधे जोड़ देती है, बहुत नाटकीय ढंग से। हाँ, ये जुड़ाव अब सिर्फ महसूस करने वाला नहीं रहा, दिखने भी लगा था। और इसके बाद जो हुआ, उसने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। क्या हुआ इसके बाद? अनामिका उसी कमरे में आगे बढ़ी जहां माना जाता था कि कमला की मौत हुई थी। वो फिर से बेचैन सी हो गई, दीवारों को छूने लगी, टटोलने लगी, जैसे उसे पता हो कि कुछ खोजना है। और उसे कुछ मिला? हाँ, मिला। दीवार में प्लास्टर के पीछे छुपा हुआ एक पुराना सा लॉकेट मिला, छोटा सा, धूल में सना हुआ। लॉकेट? हाँ, सब देख रहे थे कि आखिर इसमें क्या है। तो क्या था उसमें? जब उसे खोला गया तो सबकी आंखें फटी रह गईं। उसमें 2 छोटी धुंधली सी तस्वीरें थीं। तस्वीरें? एक तस्वीर कमला की थी, वही चेहरा जो अनामिका से मिलता था, और दूसरी तस्वीर एक नौजवान लड़के की थी, और उसके नीचे छोटे अक्षरों में नाम लिखा था मोहन। मोहन? वही नाम जो अनामिका नींद में लेती थी? हाँ, वही मोहन। तो ये सिर्फ नाम नहीं था, ये कमला की जिंदगी का हिस्सा था। ये लॉकेट तो एक सबूत जैसा हो गया, जो अनामिका की बातों को, उसके एहसासों को एक ठोस आधार दे रहा था। बिल्कुल, जैसे अतीत की कहानी की कोई खोई हुई कड़ी मिल गई हो। लेकिन जैसे ही ये लॉकेट मिला, जैसे ही मोहन का नाम और चेहरा सामने आया, हवेली में अजीब चीजें होने लगीं। क्या मतलब? अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया कमरे में। पुरानी खिड़कियां, दरवाजे चरमराने लगे, लाइटें टिमटिमाने लगीं। माहौल एकदम तनाव वाला हो गया। ओह, ये तो एकदम क्लाइमैक्स जैसा लग रहा है, जैसे कोई रुकी हुई एनर्जी एक्टिव हो गई हो। अनामिका का क्या रिएक्शन था? अनामिका वहीं खड़ी थी, लॉकेट हाथ में था, उसकी आंखों में आंसू थे,
पर इस बार वो दर्द या डर के आंसू नहीं थे। तो फिर? ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोझ उतर रहा हो, कोई बंधन टूट रहा हो। उसने बहुत धीरे से कहा, लगभग फुसफुसाते हुए, मोहन, अब मैं मुक्त हूं। अब मैं मुक्त हूं। हाँ, और इतना कहते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अब मैं मुक्त हूं, ये शब्द, ये बहुत मायने रखते हैं। ये कहानी का जो मेन आइडिया है, आत्मा की शांति या मुक्ति, उसे सीधे बताते हैं। लॉकेट का मिलना, मोहन की पहचान और शायद वो धक्का दिए जाने वाली बात का सामने आना, इन सब ने मिलकर शायद कमला की उस अधूरी इच्छा को पूरा कर दिया। हाँ, जैसा कि कहानी बताती है। और अनामिका का बेहोश होना, शायद वो इतना बड़ा भावनात्मक बोझ उतरने का असर था। हाँ, ऐसा ही लगता है। खैर, लोग उसे संभालने दौड़े। जब उसे होश आया तो सब कुछ बदल चुका था। कैसे? वो एकदम शांत थी, नॉर्मल। उसकी आंखों में वो पहले वाली बेचैनी, घबराहट, वो दर्द कुछ नहीं था। लग रहा था जैसे वो सच में किसी बोझ से मुक्त हो गई हो। और हवेली? हवेली का क्या हुआ? क्या वहां सब वैसे ही रहा? नहीं, यही तो कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। स्रोत कहता है कि उस दिन के बाद से कृष्णा हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। शांति? हाँ, वो जो रात में आवाजें आती थी ना, रोने की, चलने की, पायल की, वो सब बंद हो गईं, पूरी तरह से। सच में? हाँ, जैसे वो हवेली जो सालों से एक दुख का बोझ ढो रही थी, अब शांत हो गई थी। वीरान तो वो अब भी थी, पर अब उसमें वो डर वाला एहसास नहीं था। तो गांव वालों ने या कहानी सुनाने वाले ने इसका क्या मतलब निकाला? क्या मानते थे वो? उनकी मान्यता यही थी, जैसा स्रोत बताता है, कि कमला की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। और शांति इसलिए मिली क्योंकि उसने अनामिका के रूप में फिर से जन्म लेकर अपनी उस अधूरी कहानी को पूरा कर लिया, जिसका अंत 100 साल पहले अधूरा रह गया था। वो लॉकेट का मिलना, मोहन का नाम सामने आना, ये सब उसकी मुक्ति का जरिया बने। ये वाकई एक असाधारण कहानी है। 100 साल का फासला, 2 अलग जीवन, पर एक ही आत्मा की अधूरी यात्रा। हाँ, और ये कहानी, जैसे स्रोत इसे बताता है, कुछ गहरे सवाल भी उठाती हैं। पहला तो ये कि आत्माएं, या शायद कहें कि गहरी अधूरी इच्छाएं या अन्याय का एहसास तब तक शांत नहीं होते जब तक सच सामने ना आए या उन्हें किसी तरह का न्याय ना मिल जाए। एक तरह से कर्म का सिद्धांत जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही, जो कई संस्कृतियों में है। कमला की आत्मा की शांति इसी न्याय की तलाश से जुड़ी हुई दिखाई गई है। और दूसरा मुख्य विचार है पुनर्जन्म का। स्रोत इसे सिर्फ एक कल्पना नहीं मानता, बल्कि एक तरीके की तरह दिखाता है जिससे अधूरे जीवन, अधूरी कहानियां पूरी हो सकती हैं। अनामिका अनजाने में कमला की अधूरी कहानी पूरी करने का जरिया बन गई। ये भी दिखाता है कि कैसे अतीत की अनसुलझी बातें या गहरे सदमे वर्तमान को भी प्रभावित कर सकते हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो। तो हमने भैरवपुर की कृष्णा हवेली की ये पूरी कहानी देखी। एक पुरानी हवेली, उसका भूतिया माहौल, फिर कमला की दुखद मौत, उसका रहस्य, फिर सालों बाद अनामिका का आना, उसका अजीब व्यवहार, हवेली से जुड़ाव, नींद में मोहन का नाम लेना। हाँ, वो छोटे छोटे सुराख। और फिर वो क्लाइमैक्स वाला दिन, हवेली के अंदर जाना, सब पहचानना, खिड़की की तरफ इशारा, चेहरे का कमला से मिलना। और वो लॉकेट। हाँ, जिसमें कमला और मोहन की तस्वीर थी। बिल्कुल। और अंत में अनामिका का कहना, मोहन, अब मैं मुक्त हूँ। और फिर हवेली का शांत हो जाना। ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो सिर्फ डरावनी नहीं है, इसमें भावनाएं भी हैं और सोचने को भी मजबूर करती है। सही कहा। ऊपर से देखो तो ये एक भूत प्रेत या पुनर्जन्म की कहानी लगेगी, लेकिन अगर थोड़ा गहरा सोचें, जैसा स्रोत इशारा करता है, तो ये कई सवाल उठाती है। जैसे, क्या जन्मों के पार भी न्याय मिलता है? क्या कमला को न्याय मिला? शायद पारंपरिक तरीके से नहीं, पर क्या आत्मा की शांति इसी न्याय से जुड़ी है? सोचने वाली बात है। और दूसरा पहलू है यादों का या गहरे सदमों का। क्या अनामिका का अनुभव ये दिखाता है कि कोई बहुत गहरा सदमा या अधूरापन सिर्फ एक जिंदगी तक नहीं रहता? क्या वो आगे भी असर डाल सकता है? ये तो मनोविज्ञान के लिए भी दिलचस्प सवाल है। बिल्कुल। और अंत में आत्मा की शांति, ये कैसे मिलती है? सच सामने आने से या अधूरा काम पूरा होने से? ये कहानी दिखाती है कि कैसे अतीत के अनसुलझे धागे वर्तमान पर असर डाल सकते हैं। ये सचमुच सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और यहीं पर हम आज के आखिरी विचार पर आते हैं।
ये कहानी, जैसा स्रोत ने बताई, एक संभावना की तरफ इशारा करती है कि अतीत की अनकही कहानियां, अनसुलझे किस्से वर्तमान में गूंज सकते हैं। अगर ऐसा है, तो हमारे अपने आसपास की दुनिया में, हमारे अपने अनुभवों में, या शायद हमारे अंदर ही ऐसी कौन सी हल्की सी गूंज हो सकती है, कौन सी अधूरी कहानियां या अनसुलझे पहलू हो सकते हैं जो बस इस इंतजार में हो कि हम उन पर ध्यान दें, उन्हें पहचानें। ये एक गहरा सवाल है। हाँ, क्या हम उन संकेतों को सुनने या समझने के लिए तैयार हैं? ये सवाल, ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।